हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल MS स्टार क्लासेस। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री। पहले भी हम एक ऐसा ही वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको एक बार अच्छे से रीड करके एग्जाम में जरूर जाइएगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। सबसे पहला पूछा है मेथेन। एन, ये एल्केन का है। मेथेन मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एल्केन। और एल्केन का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेसिक सबके आपको लर्न करने हैं ताकि आपको सारे बना सको आप आगे के कंपाउंड। एल्केन का बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जितना नंबर कार्बन का है हाइड्रोजन का नंबर डबल कर देंगे, ओके। और उसमें दो ऐड कर देंगे साथ में। फॉर एग्जांपल मेथेन देखते हैं। मेथेन में कार्बन होता है एक, वन कार्बन होता है, वन लिख दिया C1। हाइड्रोजन कितना होगा, डबल होगा, यानी कि 2। साथ में +2 करेंगे तो बनेगा CH4 मेथेन। फर्स्ट, ये फर्स्ट मेंबर है एल्केन सीरीज का मेथेन। मेथेन मतलब होता है एक कार्बन, ओके। एथेन मतलब दो कार्बन, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, ब्यूटेन मतलब चार कार्बन। अब देखो नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है दैट इज प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन की स्ट्रक्चर पूछी गई। तो आप फॉर्मूले से बना सकते हैं। C3 लिखा आपने, यहाँ पर कार्बन का नंबर 3, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, डबल और साथ में +2, तो C3H8, ओके। प्रोपेन, एन एल्केन है ये। इसी तरह से एल्कीन का बेसिक फॉर्मूला बेटा होता है, फॉर्मूले आपको बेसिक्स तो सबके आने चाहिए। C2H2 जस्ट डबल करना है, एल्केन में तो डबल कर कर दो जोड़ना है। और यहाँ पर एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर जस्ट डबल रहेगा कार्बन के नंबर से। और इसी तरह से एल्काइन का फॉर्मूला देख लेते हैं हम, CnH2n-2। डबल कर कर दो लेस करना है आपको। कोई भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके का पूछा जा सकता है बेटा। बेसिक्स आपको लर्न है और आपको ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, से 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, ठीक है, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका। वैसे तो आपके 6 ही दे रखे हैं, तो आपको 6 तक अच्छे से कर कर जाने हैं। इसी का ही बी पार्ट देखते हैं। कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन कंपाउंड के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? आपको पता है कार्बन एक नॉन मेटल है और वो शेयरिंग बॉन्ड बनाता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कौन सा ये बॉन्ड बनाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग बॉन्ड होता है और एक वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको तोड़ना आसान होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में हमेशा एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, तो इनका बॉन्ड जो होता है ना वो काफी स्ट्रांग होता है और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी काफी चाहिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगा। और कार्बन कंपाउंड का कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण, वीक बॉन्ड होने के कारण मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रांग एंड देयरफॉर कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है एंड ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, ओके। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा C6H6 और इसका स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन आपको साइकिल की फॉर्म में अरेंज करने हैं या हेक्सागोनल की फॉर्म में अरेंज करने हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप, इस तरह से, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड। इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं। अब आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 यहाँ पर शेयर होगी, 1 यहाँ पर, तो एक 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर होगी, टोटल कंप्लीट होगी शेयरिंग। अब इधर देखो, कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये वाले कार्बन को देखो, नीचे बनाए एक बॉन्ड, दो ऊपर बनाए, तो 3 बन गए हाइड्रोजन। इस तरह से सभी कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये बन गया ना, देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 6। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ये ध्यान रखना अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगेंगे। बेंजीन एल्कीन है ना ये, राइट। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, आपने इस तरह से ड्रॉ कर दोगे स्ट्रक्चर, नीचे नेम लिख दोगे बेंजीन।
सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन का, राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द बेंजीन मॉलिक्यूल। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपको राइट करने हैं। काउंट कर लेते हैं हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ओके, 3 डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने काउंट कर लेते हैं, पहले रिंग के अंदर काउंट करेंगे, 1 2 3। 3 रिंग के अंदर है। और हाइड्रोजन के साथ कितने हैं, हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 5 6। 6 हाइड्रोजन के साथ है, 3 रिंग के अंदर है, 6 और 3 कितना हो गया बेटा, 9। 9 सिंगल बॉन्ड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये पूछा गया 2022 के अंदर। विच कंपाउंड आर कॉल्ड, नेक्स्ट पार्ट है विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइन। थर्ड पार्ट है कि एल्काइन क्या होते हैं। एल्काइन बेटा वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। Okay, alkyne are those hydrocarbon in which triple bond is present between the carbon and carbon. Okay, and the general formula of alkyne is CnH2n minus 2। डबल कर कर आपको 2 माइनस करना है। Write the name and the structural formula of the compound formed when ethanol is heated at 443 Kelvin with excess of concentrated H2SO4 in this reaction। कार्बन वाले चैप्टर में से है बेटा ये क्वेश्चन आपका। एथेनॉल को गर्म करना है, यानी कि एथिल अल्कोहल को गर्म करेंगे 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो क्या रिएक्शन होगी। देखो, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल एक ही चीज है ये। और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एथीन के अंदर। ओके, 2 कार्बन वाला एल्कीन है तो क्या होगा, एथीन प्लस वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो आया भी हुआ है एग्जाम के अंदर ये वाला। और रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल अल्कोहल से एथीन बनाने की रिएक्शन है ये। ठीक है। डिफाइन द टर्म आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स बेटा एक केमिकल कंपाउंड की ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। केमिकल कंपाउंड दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है तो प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट होंगी, क्योंकि उनका जो जुड़ने का तरीका है ना वो अलग अलग है। द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट, इज कॉल्ड द आइसोमर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको बनाकर दिखाती हूँ, एल्केन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्वेश्चन भी है, टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बना के दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 कार्बन वाला एक एल्केन बनाया, 5 कार्बन वाला, दिस इज पेंटेन। ओके, पेंटेन 1 2 3 4 5। आप हाइड्रोजन तो बैलेंस कर ही लोगे, एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है तो हम बैलेंस कर लेंगे ये हाइड्रोजन के साथ। पेंटेन का ये इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल पेंटेन, जो सीधी चेन होती है ना उसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। और इसी तरह मैं इसको दूसरे तरीके से थोड़ा ब्रांच्ड फॉर्म में लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ओके, हैं 5 ही कार्बन लेकिन मैंने उसको ब्रांचिंग फॉर्म में लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। दीज आर द आइसोमर ऑफ पेंटेन्स। ये क्वेश्चन है बेटा, टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है इसका। जो अगर आप स्ट्रेट लाइन में लिख रहे हो तो एन पेंटेन बोलते हैं उसको, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। अगर ब्रांच फॉर्म में लिख रहे हो तो आइसो पेंटेन बोलते हैं इसको। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि एक कार्बन सेंटर में है, बाकी चारों कार्बन इसकी चारों तरफ है, इस तरह की स्ट्रक्चर, टोटल 5 हो गए ना कार्बन। अब हम इसको वो कर देंगे, हाइड्रोजन इसमें लगा देंगे। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज नियोपेंटेन। ये तीनों के तीनों आइसोमर्स हैं, पेंटेन के आइसोमर्स है। एन पेंटेन आइसो, जो ब्रांच वाला आइसोपेंटेन, और इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई जिसमें एक कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है, नियोपेंटेन। दीज आर द 3 आइसोमर्स। आइसोमर मतलब केमिकल तो कार्बन तो 5 5 ही है सबके अंदर, लेकिन इनका जुड़ने का तरीका अलग अलग है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट इसका, फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है कि ड्रॉ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O के आपको जो है 2 आइसोमर बनाने हैं, राइट देयर नेम्स। तो ये है बेटा प्रोपेनैल, नैल होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है बेटा, देखो CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। 3 कार्बन वाला, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। ओके, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए।
अब है ये इसी तरह की एक स्ट्रक्चर होती है कीटोन के अंदर, ये वाला ग्रुप कीटोन का होता है। कीटोन में सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ होता है और कीटोन का ग्रुप हमेशा सेंटर में लगता है, कभी भी साइड में नहीं लगेगा। कीटोन स्टार्ट ही प्रोपेनॉन से होता है, 3 कार्बन से ही स्टार्ट होता है कीटोन। 1 कार्बन वाला कोई कीटोन नहीं होता, 2 कार्बन वाला कोई कीटोन नहीं होता, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है क्योंकि ये बीच में ग्रुप लगता है ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ वाला। ओके, तो 1, 2, 3, 3 वाला हो गया ये प्रोपेनॉन। तो इस वाली स्ट्रक्चर के 2 आइसोमर हैं, एक है प्रोपेनॉल एल्डिहाइड और एक है प्रोपेनॉन। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा? एल्केन के अंदर एक कार्बन हटाकर हम अगर कोई ग्रुप लगा देते हैं ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं आपके सारे दिए हुए हैं। जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, उनको अच्छे से आपको करके जानना है। ये क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द अबव टू कंपाउंड। इन्हीं दो कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझाना है। अगर आपको कंपाउंड बनाना आता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी है बेटा। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लग जैसे बनाने हैं आपको। हाइड्रोजन का साथ एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है। ओके, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का हो जाएगा, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन। लेकिन जहाँ डबल बॉन्ड की बात आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, इस तरह से। पहले आप ये वाली स्ट्रक्चर बना लोगे बेटा। ओके, पहले आप ये बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर बना लोगे, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। किसी भी कंपाउंड की अगर एग्जाम में आती है, जैसे मेथेन की आ गया, एथेन की आ गया, तो ये सरी तरीका बिल्कुल बेस्ट होता है, वरना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप, फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सेट कर दो। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट्स एंड प्रोपेनॉन। जैसे हमने जो है उसका बॉन्ड वाला डायग्राम बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिए। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे बॉन्ड की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम दोनों की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, our next question is give one example of decomposition reaction. First chapter में decomposition reaction in which solid and gas are two product obtained. सॉलिड और गैस जो है वो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये बात कह रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं बेटा। 3 तरह का डिकम्पोजिशन है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है और सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन है। तो ये एग्जांपल आपका जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का है। गरम किया आपने सीधा इसको, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द सॉलिड एंड दिस इज द गैस। यही पूछा आपके क्वेश्चन में, सॉलिड एंड गैस 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी रिएक्शन इसके इंपॉर्टेंट है, करके जानी है आपको। एजीसीएल एजीबीआर वाली, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली रिएक्शन है जो डिकम्पोजिशन की, फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन है, सारी इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। The sixth question is what is the color of ferrous sulfate crystal? ferrous sulfate crystal का कलर क्या होता है? How does this color change after heating? गर्म करने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ना बेटा, वो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, लाइट ग्रीन, यू कैन राइट हियर, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको पिक्चर के अंदर। और उसके बाद जब उसको गर्म करोगे ना तो ये जो है ब्राउनिश ब्लैक कलर आ जाता है गर्म करने पर। डिकम्पोजिशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो FeSO4 के अंदर टूट जाएगा और 7 वाटर जो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवेपोरेट होना शुरू कर देगा। B part is name the product formed on strongly heating ferrous sulfate crystal. What type of chemical reaction occur in this change? जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, ये देखते हैं हम। फेरस करने पर बेटा फेरस सल्फेट, सबसे पहले वाटर, इसके अंदर जो वाटर है ना वो इवेपोरेट होता है, भाप बनकर वो उड़ता है पहले। फिर उसके बाद फेरस सल्फेट को वो हीट करते रहेंगे तो फेरिक ऑक्साइड में जो ब्लैक ब्राउन कलर का बना ना वो फेरिक ऑक्साइड होता है, और 2 गैसेस रिलीज होंगी, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एनसीईआरटी में इसका पिक्चर गिवन है एक्टिविटी के अंदर। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था, गर्म करने पर ब्लैक ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बन गया है, ये ध्यान रखना है। प्रोडक्ट की नेम फेरिक ऑक्साइड, 2 गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। is distinguish between roasting and calcination. रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताना बेटा। दीज टू इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स एंड वाई। इसमें से कौन सा मेथड जो है सल्फाइड ओर को क्लियर करने के लिए किया जाता है? पहली बात तो मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, मेटल्स चैप्टर के अंदर जब हम किसी ओर से मेटल को अलग करते हैं ना, उस
में हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं दोनों, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पहले हम है ना मेटल का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये दोनों ही मेथड ऑक्सीडेशन के मेथड है और उसके बाद फिर हम उसका रिडक्शन कर लेते हैं। उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, ये सबसे ईज़ी मेथड होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन कर लो, फिर उसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर दो और मेटल को अलग से आप गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है? व्हिच ऑफ दीज़ इज़ यूज्ड टुवर्ड्स सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर से जो अगर आपको मेटल लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, कौन सा मेथड इसके अंदर यूज करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस आपके लिए लिख दिए हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग के अंदर जो होता है ना बेटा, एक्सेस एयर का यूज किया जाता है। ओके, ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यही मतलब इसको बर्न किया जाता है। कैल्सिनेशन के अंदर ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कैल्सिनेशन का आप ऐसे कर सकते हो, कम ऑक्सीजन। ओके, रोस्टिंग में ज्यादा ऑक्सीजन है, कैल्सिनेशन में कम ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किया जाता है, या फिर नहीं भी हो सकता ऑक्सीजन। दिस इज यूज फॉर द सल्फाइड ओर। यही हमारा क्वेश्चन था कि कौन से जो है ओर को सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। सल्फाइड ओर के लिए हम यूज करते हैं रोस्टिंग, और कैल्सिनेशन हम यूज करते हैं कार्बोनेट ओर के लिए। सी से सी आप मैच कर लेना। कार्बोनेट ओर के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर है तो ऑब्वियस ही है, सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगा। गैस कौन सी मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस अलोंग विद मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पर कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ग्रुप कौन सा होता है? CO3 ग्रुप। तो गैस कौन सी आपको ऑब्टेन होगी? CO2 इज प्रोड्यूस अलोंग विद द मेटल ऑक्साइड। एक एक रिएक्शन यहाँ पर करके दिखाई हुई है। ये रिएक्शन इस तरह से बेटा, जिंक सल्फाइड, ये सल्फाइड और है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, 3 ऑक्सीजन लिया, देखो हमने ज्यादा ऑक्सीजन लिया ना, तो इसको रोस्टिंग बोलते हैं। और यहाँ पर ये ऑक्साइड में चेंज हो गया, साथ में आपको गैस कौन सी मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर सल्फर था इसीलिए गैस सल्फर डाइऑक्साइड मिली है। सेकंड, कैल्सिनेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्सिनेशन का है ZnCO3, कार्बोनेट और को गर्म करेंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनेट है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी इसके अंदर। तो आपको ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। रोस्टिंग सिंपल, एक्सेस ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन कम ऑक्सीजन। सल्फाइड और कैल्सिनेशन, सल्फाइड और से मेटल अलग किया जाता है इसमें, इसमें कार्बोनेट और से मेटल अलग किया जाता है। एक एक इसमें रिएक्शन लिख देंगे, ये एग्जाम्पल जरूर लिखना। अपना सेकंड पार्ट था बेटा क्वेश्चन का, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हो आप? ज्वाइनिंग द क्रैक्ड रेलवे लाइंस, रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है ना एक रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो कंपाउंड में से ऑक्सीजन को खींच लेता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें आप रिएक्शन देखेंगे, इस रिएक्शन को जो है एल्यूमिनियम क्या करता है, इस रिएक्शन के अंदर आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, और इसमें से ऑक्सीजन को खुद ले लेगा। रिड्यूस रिड्यूस करना ना तो उसको, तो ऑक्सीजन, तो आयरन खुद बन गया, यहाँ पर आयरन को अकेला रह गया आयरन, और एल्यूमिनियम ने उसका ऑक्सीजन ले लिया, Al2O3 बनेगा ये। ओके, और साथ में ह्यूज अमाउंट में हीट निकलती है। ये हीट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की गर्मी से जो ट्रैक का लोहा होता है ना वो मेल्ट हो जाता है और हम उसको इजीली जोड़ सकते हैं। इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ओके, टर्माइट नहीं है, थर्मिट रिएक्शन। Since the carbon impurity is difficult to remove from many metals, the carbon reduction method is unsuitable for the metal. देखो कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, हमने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी कार्बन के साथ। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एग्जांपल था। तो कार्बन ने ऑक्सीजन ले ली थी और जिंक से ऑक्सीजन ले लिया था इस तरह से, है ना। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने देखा था ये वाला रिएक्शन। तो कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एल्यूमिनियम भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो कह रहा है कि हर जगह पर मेटल लगरी के अंदर यानी मेटल साफ करने के लिए कार्बन का यूज नहीं किया जा सकता। इन सच केसेस अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एल्यूमिनियम इज यूज्ड। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम का यूज किया, आयरन ऑक्साइड में से हमने ऑक्सीजन निकाल दिया यहाँ पर, तो आयरन बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये हीट, इस हीट का यूज किया हमने रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए। आपको एक एनसीईआरटी में पिक्चर भी गिवन है, एक पर्सन है वो जोड़ रहा है और इतनी सारी उसमें जो है फायर दिखाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगी इसमें, और इस हीट का यूज किया जाता है जोड़ने के लिए ट्रैक्स को, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, और इसे हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मिट रिएक्शन। पार्ट में हमसे पूछा गया है बेटा, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की तो उसमें कैथोड कौन होता है और एनोड कौन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनोड हमेशा इम्प्योर कॉपर का बनता है।
ओके। इम्प्योर कॉपर का बनता है एनोड और प्योर कॉपर का बनता है कैथोड। प्योर तांबा आप ले लोगे, उसकी पतली पतली सी तार ले लोगे, और एनोड लोगे मोटा जिसके अंदर इम्प्योरिटीज भी है और कॉपर भी है साथ में। हमें इम्प्योरिटीज अलग करनी है और कॉपर को अलग करना है। इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कॉपर सल्फेट का आप ले सकते हो। आर यू गेटिंग? एक आपने इम्प्योर कॉपर ले लिया, उसको बोला एनोड, जो कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ेगा। एनोड हमेशा प्लस से जुड़ता है। और प्योर कॉपर को लेकर आप बना देंगे कैथोड, क्योंकि हम इसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे। यहाँ से कॉपर निकाल लेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है, जो ये काम करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे यहाँ पर, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से कॉपर निकलना शुरू हो जाएगा और इस वाले पर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, इस प्योर वाले पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब धीरे 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 ये तो थिन होता जाएगा और ये थिक हो जाएगा। अब एनोड में से ना फिर जो गंदगी होती है ना, वो ट्रांसफर नहीं होती है। जो जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह वो निकलेंगे ना, वो डिपॉजिट हो जाए इस सोल्यूशन में आ जाएंगे पहले, और फिर यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। ये यहाँ नहीं आएगा एनोड, एनोड के नीचे डिपॉजिट होगा। इसको बोलेंगे अपन एनोड मड। मड मतलब क्या होता है? कीचड़। एनोड के नीचे इकट्ठा होने वाला जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड, इसलिए ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसमें से कॉपर, साफ कॉपर निकल कर जो है वो कैथोड पर जमा हो जाएगा, प्योर कॉपर यहाँ पर जमा हो जाएगा। इस तरह से हम रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की। और ये आपसे पूछा गया है इसमें कि एनोड किसका बना था और कैथोड किसका बना था। तो एनोड हमेशा इम्प्योर कॉपर का बनता है। एनोड को प्लस से जोड़ते हैं बैटरी के टर्मिनल से, और कैथोड जो होता है वो प्योर कॉपर का बनता है और उसको माइनस से अटैच करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। Question is, write the name and formula of the second member of the homologous series having general formula CnH2n। ये एल्कीन की बात कर रहा है बेटा, जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का ये। तो एल्कीन का जो है, एक नंबर कार्बन से तो एल्कीन बन ही नहीं सकता। एल्कीन का मतलब होता है दो कार्बन जिसके बीच में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो एल्कीन स्टार्ट ही आपका 2 कार्बन से होगा, तो C2 सिर्फ डबल करना है इसको H2। तो फर्स्ट मेंबर ये है बेटा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सेकंड मेंबर बताना है आपको, फर्स्ट मेंबर नहीं बताना आपको। सेकंड मेंबर है C3, 3 का डबल करेंगे 6, तो आपका आंसर ये आएगा, दैट इज प्रोपीन। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पे, सेकंड मेंबर तो दो का दो ही लिख देते हैं। तो भाई एल्कीन स्टार्ट ही आपकी दो कार्बन से होती है, तो कैसे यहाँ पर आप दो कर दोगे? तो फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन वाला होगा, सेकंड मेंबर 3 कार्बन वाला होगा। थोड़ा सा समझने की देर थी, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन एल्केन के बारे में पूछ रहा है, दो कार्बन वाले एल्केन के बारे में पूछ रहा है। तो बना लेते हैं पहले इसको, 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन। हाइड्रोजन लगाओ, एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 और 4 दूसरे कार्बन के साथ उसने बना रखा है, 1 2 3 एंड फोर्थ वन दिस। हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। एथेन मतलब सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, पूरे कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे इसके अंदर आपको। ये कोवेलेंट बॉन्ड बेटा किसी में भी काउंट करने के लिए दे सकता है। पीछे ऊपर आपने क्वेश्चन देखा कि बेंजीन में काउंट करने के लिए दिए थे। कोई भी आपसे कंपाउंड बनवा कर और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड दे सकता है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन की जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाई थी उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अ मिक्सचर ऑफ इथेन एंड ऑक्सीजन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ओके, in your opinion why cannot be use the mixture of ethane and air for this purpose? तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, जैसे आपने देखा था कि इथेन हमने बनाया ऐसे था बेटे, पहले ऐसे आपको ना बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेनी है, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका जो है रॉन्ग भी हो सकता है। इस तरह से आपको सीधा पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब इस एक कार्बन का, ये एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है, एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन। बस बिल्कुल वैसे ही आप लगाते जाएंगे, जैसे जैसे ये है वैसे लगाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक ये लगा देंगे। अब हाइड्रोजन की इस तरह से कंप्लीट कर देंगे,
इस तरह से हाइड्रोजन के कंप्लीट कर देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर इजीली आपका बन जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। State the reason why carbon can neither form cation C +4 cation nor anion but form covalent bond। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन ना तो कैटायन बनाता है और ना ही एनायन बनाता है, ये कोवेलेंट बनाता है। ऐसा क्यों बनाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप बेटा एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। कार्बन के पास आपके होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन जो है नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी। इतनी एनर्जी हम जो है नहीं ला सकते कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। तो कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जा सकते, ये कैटायन नहीं बनाता है। ओके, अब 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल नहीं सकते, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन आप कार्बन के अंदर ऐड तो कर सकते हो। अब उस केस में देखते हैं एनायन बना लें। एनायन बनाने के लिए कार्बन के पास बेटा 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन का नंबर भी 6 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 होता है इसके पास। प्रोटॉन का नंबर भी 6 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 है। अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर आप 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन होते ही इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ना बेटा, वो डिनाई कर देंगे कि हम इतने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं कर सकते। किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, प्लस सेम सेम चार्ज होता है बेटा, तभी तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है। प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मैनेज नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये एनायन भी नहीं बनाते हैं। यही रीजन इसमें दे रखा है, बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ना ये कैटायन बनाएगा ना ही ये एनायन बनाएगा। तो ये क्या बनाएंगे फिर? ये बनाएंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ये दूसरे कंपाउंड के साथ या कार्बन कार्बन के साथ ही शेयर करेगा। ओके, लेगा देगा नहीं, सिर्फ बीच में रखेगा, शेयर करेगा कि आपके भी हैं, ये मेरे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये आयन से नहीं बना रहे, कैटायन और एनायन नहीं बना रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी रन नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कार्बन कंपाउंड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना बेटा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, बहुत कम क्यों होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है एक वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन इज बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर द सम टाइप ऑफ सॉल्ट्स। डिटर्जेंट और सोप जो होते हैं कुछ टाइप के सॉल्ट होते हैं बेटा, आपको पता है? हाँ, आंसर रहेगा आपका यस। सोप क्या होता है बेटा? सोप आर द सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट होता है सोप? सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लॉन्ग चेन है, याद रखना है बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप क्या होती है बेटा? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, और डिटर्जेंट जो होता है वो अमोनियम एंड सल्फेट सॉल्ट होता है। डिटर्जेंट मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। डिटर्जेंट जो है, बस इतना सा ही डिफरेंस आपको याद रखना है इसके अंदर, वो अमोनियम है, अमोनियम एंड सल्फेट। ओके, सल्फेट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है, वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बनाएगा, और ये अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट बनाएगा। तो आई होप ये क्लियर है आपको डेफिनेशन। उसके बाद है क्लींजिंग प्रोसेस। देखते हैं क्लीनिंग प्रोसेस का, आपको पता होना चाहिए कि सोप कैसे साफ करता है, किसी भी डर्ट को कैसे साफ करता है। द डर्ट इन द क्लोथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल होते हैं, फैट मॉलिक्यूल होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके कपड़े पर स्टेन लग गया, ऑयल लग गया। ओके, दिस इज द ऑयल। अब आप उसको वॉश करना चाह रहे हो, सोप लगाया आपने उसके ऊपर, तो सोप के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना बेटा, वो दो एंड होते हैं। ये सोप है, जैसे ये सोप के दो एंड होते हैं, दिस इज द पोलर हेड एंड एंड दिस इज द नॉन पोलर टेल।
पोलर हेड हमेशा वाटर में डिसॉल्व होता है। तो इस तरह से हमारे जो है सोप पार्टिकल इसके चारों तरफ जो है ऑयल के चारों तरफ इस तरह से आके अटैच हो जाएंगे। टेल जुड़ेगी, टेल नॉन पोलर है, हेड जो है पोलर है, वो वाटर में डिसॉल्व होगा, इस तरह से अटैच होगा और इसको एकदम से खींच लाता है डर्ट को या ऑयल को। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना, इसको अपन मिसैली कहते हैं। द डर्ट इन द क्लोथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल, फैट और ग्रीस होता है आपके कपड़ों में, विच स्टिक टू द क्लोथ व्हेन द डर्टी क्लोथ इज डिप्ड इन अ सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन। द सोप एंड डस्ट पार्टिकल कम इन द कॉन्टेक्ट विद द नॉन पोलर टेल विद द सोप। देखो नॉन पोलर टेल किसके साथ अटैच होगी, सोप के साथ अटैच हो गई है। नॉन पोलर टेल जो है वो किसके साथ अटैच हो गई है बेटा आपकी, नॉन पोलर ऑयल और ग्रीस, वाइल द पोलर एंड पार्ट रिमेन डायरेक्टेड इन द वाटर। ये पोलर एंड जो है वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर डायरेक्टेड है, वाटर के अंदर है। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है और ये जो है वो ऑयल को बाहर खींच लेता है। द ऑयल एंड ग्रीस ड्रॉपलेट ब्रेक आउट एंड स्टिल सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज पोलर हेड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल एज द क्लोथ गेट फ्री एंड द डर्ट एंड द ड्रॉपलेट वॉश्ड अवे विद द वाटर। ओके, तो मिसैली का स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में से देखकर जाना है। पार्ट में पूछा है बेटा कि हार्ड वाटर के साथ सोप जो है झाग क्यों नहीं देता है। हार्ड वाटर डज नॉट गिव रेडी लेदर विद सोप। ओके, तो ऐसे सोप के हार्ड वाटर में होता क्या है, हार्ड वाटर में पहले तो आप समझेंगे कि हार्ड वाटर के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है। दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ना बेटा, वो सोप के साथ रिएक्ट करके ना सॉल्ट बना लेता है, इसलिए झाग नहीं बनते हैं। they reacts with the calcium and magnesium ion present in the hard water to form salt and produce a curdy precipitate। कर्डी मतलब दही जैसा एकदम फटा फटा सा पूरा जो है वो सब्सटेंस हो जाता है। फोम नहीं बनेगा, अच्छा वाला झाग नहीं बनेगा, साबुन फट जाएगा आपका पानी के अंदर, क्योंकि वो रिएक्ट कर लेता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ जो कि प्रेजेंट है हार्ड वाटर के अंदर। इसीलिए जो है हार्ड वाटर के अंदर सोप काम नहीं करता, काम करता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, और वो जो है सुटेबल होता है वॉशिंग के लिए। क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट आर चेंज टू सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट कैसे बनाया जा सकता है बेटा। अनसैचुरेटेड फैट होता है ये वेजिटेबल ऑयल, जो भी आपको प्लांट से ऑयल मिलता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अब उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करवाओगे, इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, बहुत सिंपल रिएक्शन है। दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये रिएक्शन होती है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेबल घी के अंदर, सैचुरेटेड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेबल घी, ढालडा घी बन जाएगा। घी जो होता है ना वो सैचुरेटेड फैट होता है, रिएक्शन नहीं करता, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी बॉन्ड बनाने की, क्योंकि वो खुद ही ऑलरेडी सैचुरेटेड होता है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज वेजिटेबल ऑयल। अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलने के लिए हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं बेटा आपको, एथेन के, एथीन का और एथाइन का, तीनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने बता दिया, पहले आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे, सबसे पहले तीनों की बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लो, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन पुट कर दो। सबसे पहले है एथेन, दो कार्बन वाला एल्केन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल दो 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 इलेक्ट्रॉन लगे हैं। यहाँ पर एथीन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में मतलब एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन। एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और तीसरे बॉन्ड के तीन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर बनानी है, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। 14th question is what are the covalent compounds, why they are differ from the ionic compound। कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में डिफरेंस आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बेटा।
कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड क्या डिफरेंसेस हैं देखते हैं। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं? पेट्रोल है, केरोसिन वगैरह डिसॉल्व हो जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। इट इज सॉल्युबल इन ओनली वाटर। दे डू नॉट आयोनाइज। आयोनाइज कहाँ से होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, शेयरिंग बॉन्ड बना रहे थे, आयोनाइज नहीं होंगे। और ये आयन से ही बने हुए हैं। आयोनाइज्ड इन इट सोल्यूशन। पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, या तो ये सोल्यूशन में ही आयोनाइज होगा या मोल्टन स्टेट में। ड्राई स्टेट में कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। ड्राई नमक कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे आप उसको पानी में घोल दोगे ना या मेल्ट कर दोगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयंस को मूव करने के लिए भी तो फ्री होना पड़ता है, और ड्राई स्टेट में फ्री नहीं होते आयंस। कोवेलेंट बॉन्ड में दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इनमें आयंस प्रेजेंट है इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। फोर्थ, दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। वीक फोर्स है और इसके अंदर दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बहुत हाई है। इनका फोर्स जो होता है ना वो बहुत हाई होगा। ओके। Last question of this video. What do you observe when you drop a few drop of acetic acid to the test tube containing? एसिटिक एसिड आपको बेटा इसमें डाल डाल के देखना है इन इन कंपाउंड्स के अंदर, और फिर आपको चेक करना है। फिनोफ्थलीन में चेक करते हैं हम सबसे पहले। फिनोफ्थलीन एक आपका पता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ओके। सिंथेटिक इंडिकेटर में अपन ने दो पढ़े थे, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन कलर लेस रहता है एसिटिक एसिड। फिनोफ्थलीन का टेस्ट बेटा एसिड के साथ आपको पता है, एसिड के साथ कलर लेस रहता है, बेस के साथ पिंक देता है ये वाला। ओके। और मेथिल ऑरेंज का एसिड के साथ रेड रहता है और बेस के साथ आपका येलो आएगा। तो यहाँ पर ये कलरलेस ही रहेगा क्योंकि एसिड है। डिस्टिल वाटर भी कलरलेस ही रहेगा, डिस्टिल वाटर में भी एसिटिक एसिड कलरलेस ही रहता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा वो इंडिकेटर होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं इंक्लूड होते हैं। इसीलिए ये जो है उसके अंदर आप डालोगे तो पेल ऑरेंज कलर आएगा, पेल ऑरेंज कलर आएगा आपका। ओके। तो पेल ऑरेंज कलर आएगा इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी पीएच जो है ना वो लेस देन 7 है, तो पेल येलो सा ऑरेंज कलर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर अगर आप डालेंगे, बेकिंग सोडा के अंदर आप अगर एसिटिक एसिड डाल दोगे तो क्या होगा बेटा? विल गिव ब्रिस्क एफरविसेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2। यानी कि CO2 गैस निकलेगी इसके अंदर, और वो भी बुदबुदाहट के साथ, मतलब साउंड के साथ, गड़गड़ गड़गड़ इस तरह की साउंड के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। रिएक्शन करोगे बेकिंग सोडा के अंदर आप एसिटिक एसिड डाल दोगे तो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्बोनेट के अंदर गैस कौन सी रिलीज हो रही है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसीलिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।